मैम बैठें प्लीज। थैंक यू। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर सकें, बट उसमें आपको आपकी कोई भी पहचान उजागर नहीं करनी है। मेरी एजुकेशन सारी जयपुर से कंप्लीट हुई है। 10th 2013 में, 12th 2015 में होम साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन महारानी कॉलेज जयपुर से 2018 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड सोशलॉजी सब्सिडी के साथ कंप्लीट की थी। ओके। उसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिप्लोमा वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से 2021 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी सोडाला जयपुर से 2023 में 81.24% के साथ कंप्लीट किया था। अच्छा, मुझे बताएं फैब्रिक, क्लोथ और गारमेंट, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? फैब्रिक तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो रो फॉर्म में रहता है, उसके बाद में उसको कट एंड स्टिच करके गारमेंट बनाते हैं अपन। फिर क्लोथ कहाँ आएगा? क्लोथ फैब्रिक का ही वेरिएशन होता है। ओके, तो फिर क्लोथ और गारमेंट जो मैन्युफैक्चर्ड हो गया, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लोथ रो फॉर्म में होता है, उसमें कोई भी कटिंग या स्विंग नहीं की हुई थी, ओके। थान के रूप में होता है। ओके। और गारमेंट में अपन पैटर्न बना के उसकी फाइनल फिनिशिंग करके गारमेंट अपैरल तैयार करते हैं पहनने के लिए। ओके। जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही थी, तो उन्होंने जो पोटेंशियल सेक्टर्स इंडिया के फाइंड आउट किए, उसमें ये जो हमारा गारमेंट सेक्टर था, वो उन शुरुआती प्रोमिनेंट 10 में था। तो ऐसी क्या-क्या संभावनाएं हैं कि हम क्यों उन पोटेंशियलिटी देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं हम गारमेंट सेक्टर में? और किसी टाइम पे हम थे भी आत्मनिर्भर भारत गारमेंट सेक्टर में। तो उस टाइम में जबकि हम थे आत्मनिर्भर और आज के टाइम पर, इन दोनों को आप हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए और आज तक ले आए। मेनली उस टाइम पे ज्यादा हमारे हैंडलूम टेक्सटाइल्स का ज्यादा प्रोडक्शन था और उसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे रियासतें भी थी और गुड। रजवाड़े भी थे, तो उन्होंने इसको ज्यादा प्रमोट किया था। गुड। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मशीन मेड कपड़ों को ज्यादा प्रमोट किया, क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे और वो यहाँ से इसके लिए रॉ मटेरियल ले जाते थे। उस बने हुए कपड़े को यहाँ पे महंगे दाम पे बेचते थे। इससे हमारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज नष्ट हो गई थी। ओके। और अभी सरकार भी है ना हैंडलूम को प्रमोट कर रही है। सर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम मित्रा पार्क बनाने के लिए भी अनाउंसमेंट इसके लिए किया। हमने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएलआई स्कीम। प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव्स। हाँ, प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम जी। इंसेंटिव्स हाँ, ये 2020 में स्टार्ट की गई थी, बिल्कुल। 2026 तक है ये। ओके। मेन तो इसमें प्रोडक्शन से लेकर के फाइनल एक्सपोर्ट तक की को लिंकेज करने के लिए बात की गई है। ओके, इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड होता है, उस उसमें ये जो गारमेंट वाला सेक्टर है, उसका उसमें कितना परसेंट रेशो है? लगभग 4%, जहाँ तक मेरी आर यू जानकारी श्योर? है। नहीं, 41.1 मिलियन का है एक्सपोर्ट। हाँ, तो मिलियन में हुआ तो हम तो ट्रिलियंस में है ना, हाँ, तो 4.4% कैसे निकलेगा? मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। ओके। भारत में ऐसा विशेष क्या था कि यहाँ इतना कॉटन डेवलप होता है, मतलब इतना कॉटन का कल्टीवेशन होता है, जिसके भाई बेसिक रॉ मटेरियल तो कॉटन है, उसके बाद में सारी चीजें होती है। तो ऐसे क्या जलवायु विशेषताएं भारत में है कि कॉटन हम इतना डेवलप कर पाते हैं? मेनली भारत में, दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में कोस्टल रीजन ज्यादा है, तो वहाँ पे जलवायु नम में रहती है, तो वहाँ पे वीविंग करना ज्यादा अच्छे से पॉसिबल होता है। कपास को तो कम पानी की आवश्यकता होती है, खरीफ की जलवायु होने के मैं बावजूद। वीविंग की बात कर रही हूँ। ओके। और मेनली मृदा उपजाऊ है। तो भीलवाड़ा में तो है ही नहीं समुद्री जलवायु की वहाँ वीविंग। समुद्री जलवायु नहीं है, लेकिन नदियां है वहाँ पे, तो वीविंग पॉसिबल है वहाँ पे होना। आर्टिफिशियली हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हाँ, हैं। आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। ओके। कपास की खेती कौन सी मिट्टी में विशेष रूप से की जाती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में। भारत जिन देशों को कपड़ा निर्यात करता है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से हैं? यूएसए फर्स्ट पे, सेकंड पे जर्मनी एंड थर्ड ब्रिटेन। सेकंड वापस। इसमें टोटल मैं भी यही टोटल सर, टोटल हम जो कपड़ा निर्यात करते हैं। अभी मेरे को नहीं याद है। भारतीय कपास की इतनी मांग क्यों है विदेशों में, जबकि अमेरिकी कपास के तो रेशे लंबे होते हैं, भारतीय कपास के रेशे छोटे होते हैं, हाँ, फिर भी भारतीय कपास की इतनी मांग क्यों है? अभी सोचने का। और विश्व में कपास उत्पादन में प्रमुख देश कौन सा है? बांग्लादेश, यूएसए, और चाइना। मिस्र की कपास में विशेष बात क्या है? मिस्र की कपास में वहाँ पे जलवायु भी नम है, प्लस वहाँ की मृदा भी बहुत ज्यादा कॉटन सूटेबल है, तो ओके। वहाँ बेस्ट क्वालिटी की। कौन सी मिट्टी में होती है कपास की खेती? काली मिट्टी। काली मिट्टी में होती है। ओके। ये बताएं कि जब हम एक्सपोर्ट को तय करते हैं, तो वो कौन-कौन से कारक हैं जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करते हैं? मेनली जिस देश को हमें एक्सपोर्ट करना है वहाँ की डिमांड को देखा जाता है सबसे पहले।
उसके बाद में कि वो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंग अपन सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद में उसका रॉ मटेरियल सोर्सिंग देखी जाती है कि अपने पास सही दामों पे रॉ मटेरियल सोर्सिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग, इन तीनों में क्या अंतर है? वॉकिंग तो नॉर्मली अपन चलते हैं ना स्लो मोशन में, मतलब बिल्कुल रेगुलर जो चलते हैं वो हो गया। रनिंग बिल्कुल हल्का सा चलना, मतलब हल्की सी स्पीड से चलना। और जॉगिंग में अपना पूरा बॉडी मूवमेंट होता है दौड़ने के साथ साथ। दौड़ना तो रनिंग होता है। तो मॉर्निंग में क्यों करते हैं, इवनिंग में क्यों नहीं कर सकते? मैं मॉर्निंग में फ्री रहती हूँ तो अच्छा, morning ये में कर एक साइंटिफिक लॉजिक है कि 2 मिनट की हम वॉक करते हैं तो ये होता है, मतलब बॉडी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेती ब्लड प्रेशर मान लीजिए, शुगर मान लीजिए, हार्ट बीट मान लीजिए, उनके कंट्रोलिंग करते हैं। और उसका एक साइंटिफिक कुछ टाइम रेंज भी बताया हुआ है कि 2 से 5 मिनट करते हैं तो ये होता है, 20 से 25 मिनट करते हैं तो ये होता है, आधे घंटे करते हैं तो ये होता है, और आइडियली 40-45 मिनट का बेस्ट माना जाता है। तो बता सकते हैं कितनी वॉकिंग कौन सी चीज पे इम्पैक्ट डालती है बॉडी लिए हमारे, क्योंकि आपकी तो ये हॉबी है हो भी, पर अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैम। सर ने जो क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो हमारे एथलेटिक्स वाले गारमेंट्स हैं वो कौन से फैब्रिक से बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते मेनली नायलॉन से बनाए जाते हैं हाँ। क्योंकि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है हैं? और एथलेटिक्स को बॉडी मूवमेंट सबसे ज्यादा करना होता है, तो इसलिए वो नायलॉन प्रेफर करते हैं। ओके, वेरी गुड। और सीम्स, उनकी कोई अलग सीम्स होती हैं, कोई अलग सीम कैटेगरी होती है या नॉर्मल स्टिचिंग हो जाती है? सीम्स तो नॉर्मल जैसे कि अपन डबल फैब्रिक्स को जोड़ने के लिए प्लेन सीम का यूज करते हैं, उनके अंदर इंटरलॉकिंग की जाती है उनके अंदर, प्लस थ्रेड नायलॉन वाला यूज किया जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है तो उसे स्टिचेस खुलने का रिस्क नहीं रहता है। एक्चुअली वो सीम भी स्ट्रेचेबल होती है क्योंकि जब वो बॉडी मूवमेंट करता है। और नायलॉन यूज करने का एक और रीजन है, क्विकली सोच के बताओ। हम कॉटन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, जबकि हमें तो कंफर्टेबल क्लोथिंग चाहिए जब हम रनिंग कर रहे हैं या हम जॉगिंग कर रहे हैं, तो हम एक सिंथेटिक फाइबर के ऊपर क्यों जा रहे हैं? वाई? एक सेकंड। नहीं नहीं, सोच लो, एक टेक योर टाइम। बिकॉज एज सर सेड कि आपकी हॉबी है ना, सो यू मस्ट बी वेयरिंग एथलेजर और एथलेटिक्स बिल्कुल। गारमेंट्स। तो उसका एक रीजन है, बहुत जल्दी करो नहीं तो अपन एक ही क्वेश्चन पे नहीं अटकेंगे, फिर आप मुझसे बाद में पर्सनली बात करें। मैम अभी नहीं सोच पा रही, इतने कम टाइम में। उसका रीजन ये होता है, जो हमारा स्वेट होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जब हम कॉमन पार्लेंस में सोचते हैं तो हमें कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, राजस्थान में हम हमेशा कॉटन कपड़े, कॉटन। पर एथलेटिक्स नहीं एथलीट्स नहीं पहनते। उसका रीजन यही है कि वो सरफेस पे आ जाता है और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है। अदरवाइज वो इतने मतलब स्वेट वाले कपड़ों के साथ वो खेल ही नहीं सकते कुछ भी। सर थैंक यू मैम। ये स्टिचिंग कितने प्रकार की होती है, कपड़े सिलाई जो होती है ना, हाँ, कौन कौन सी प्रकार की होती बेसिक सीम्स चलते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। है, कौन कौन सी वेरिएशन? प्लेन सीम होती है, फ्लैप्ड सीम होती है, बाउंड सीम होती है। हाँ, मैं भी इतनी याद कर पा रही हूँ। भारत में कपड़ा तैयार करता है, हाँ इसको जापान ले जाता है कपड़े तैयार रॉ मटेरियल को, हाँ। फिर उसका क्या करके बेचता हूँ, ये अभी प्रोसेस चालू है। रॉ जापान मटेरियल में से। कॉटन नहीं होती है, वहाँ की क्लाइमेट्स नहीं, वो दुनिया से इधर उधर से कपड़ा लेता है कॉटन, हाँ, और उसको प्रोसेस करता हूँ। हाँ। तो भाई ये अपने भारत में क्यों नहीं करते उसको? मेरे को इसकी जानकारी नहीं है अभी। जब भारत के जो सूती वस्त्र निर्यात है, हाँ, उसको सबसे बड़ा चैलेंज किससे है, बांग्लादेश से। या चाइना से? चाइना से सिंथेटिक के मामले में मेरे हिसाब से जहाँ तक कॉटन का है। कॉटन का। हाँ, चाइना बड़ा प्रोड्यूसर है। बड़ा प्रोड्यूसर। और सबसे बेस्ट कॉटन सर ने पूछा था किस किस देश की होती है? मिस्र। मिस्र की होती है। हाँ, क्यों होती है भाई वहाँ की? वहाँ पे जलवायु और मिट्टी दोनों कॉटन उत्पादन के लिए सूटेबल है। जलवायु, भारत की जलवायु में उसमें क्या फर्क है? हाँ। वहाँ पे ठंडा प्रदेश है वो। ठंडी में तो होता ही नहीं कॉटन की। नहीं सॉरी। गर्मी चाहिए, गर्मी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताओ। सूर्य का प्रकाश, सनशाइनिंग होती है, उसको पकते टाइम सनशाइनिंग जी क्लाउड में होती है। खिली धूप की आवश्यकता होती है कॉटन की बॉल्स को पकने के लिए। Brightness होती है, उसी पे डिपेंड करता है। तो ये जो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स का नाम सुना आपने? ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ट्रिम्स का सुना है, ट्रिप्स का नहीं सुना। उसका क्या कोटा भारत जो अभी तो ये क्या बोलते हैं इसको, नए जो है ना, हाँ वो बना था आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बने, ब्रिक्स।
गेट जो बने थे ना अभी, जी, WTO हाँ, सर गैट तो फेज आउट हो गया। अभी भी कौन सा है? जनरल एग्रीमेंट और WTO। WTO WTO। WTO में प्रावधान किया गया है। इससे भारत को लाभ हो रहा है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है हाँ उसमें जो प्रत्येक चीज का कोटा निर्धारित कर दिया गया है, भारत का भी इसमें कोटा निर्धारित किया गया टेक्सटाइल्स का। टेक्सटाइल का। अच्छा। और टेक्सटाइल में भी रॉ मटेरियल जो जिसको कपड़ा बोलते हैं उसको एक्सपोर्ट करने का और तैयार माल एक्सपोर्ट करने का हाँ क्या प्रावधान है वो, जिससे भारत को नुकसान हो रहा है? मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। बेटा ट्रिप्स एंड ट्रिम्स है ना, ट्रेड ट्रेड रिलेटेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस, मुझे भी अभी एक हाँ, वर्ड trades related- तो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक्सपोर्ट तो- मैनेजमेंट भी है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिम्स एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स। इनके तहत अच्छा, भारत- मेरे को ट्रिम्स वो इसमें पढ़ते हैं नहीं वो नहीं ये मैं सब तभी समझ गई थी आपने जैसे बोला ना कि आप ट्रिम्स की इसकी बात कर रहे हो जो अपन स्विंग वाली ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। इससे क्या हुआ, भारत को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं मेरे को सर उसको जानकारी पता ही नहीं है उसको। भारत का इससे नुकसान हुआ तो कोटा निर्धारित कर दिया 5 साल के लिए बैन था, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं सकते। अच्छा। तो भारत की कॉटन इंडस्ट्री पिछड़ रही है, बढ़ नहीं रही है, जबकि सबसे बड़ा उद्योग है। प्रोडक्शन भी पिछड़ गया और एक्सपोर्ट भी पिछड़ गया, क्या कारण मानते हो आप इसे? मेन तो ये है कि भाई अपने यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसकी डिमांड भी अच्छी है, लेकिन उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कई बार ये होता है कि अपन उसको एक्सपोर्ट तो करते हैं पर वो कम लेवल पे हो पाता है, तो उससे फिर कारीगरों को उसका लेबर नहीं मिल पाता। तो इससे पीछे हटके मैन्युफैक्चरिंग अपने जो मशीन मेड गारमेंट्स होते हैं ना उन पे जा रहे हैं। और बस एक ही कारण है क्या? नहीं और भी है, जितने इनोवेशंस होने चाहिए तो इनोवेशंस कॉटन इंडस्ट्री में करी नहीं गई। इनोवेशंस नहीं हो पा रहे, हैंडलूम इंडस्ट्री पीछे रह गई। फाइननेस उसमें होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कपड़े में होनी चाहिए, उतनी अपन नहीं लेके आ रहे। इसलिए बाहर के लोग ले जा करके प्रोसेस करके उसको उसी रॉ मटेरियल को उसी कपड़े को अच्छे कपड़े बना करके दे रहे हैं। और ये- यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा वैरायटी होती है किड्स की, जो किड्स वियर की। हाँ। किड्स वियर होती है उनकी, ये अपने भारत में ज्यादा वैरायटी है, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा वैरायटी होती है नहीं है। किड्स वियर की। हाँ, किड्स वियर की अपने यहाँ ज्यादा वैरायटी 50 प्रकार की, वहाँ तो सिंपल सिंपल पहनते हैं। ये जीन्स का क्यों आविष्कार हुआ था? जिसका मेनली लेबर क्लास के लिए आविष्कार किया गया था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, प्लस जब वो काम करते हैं ना तो पतला कपड़ा होगा तो वो अगर लगेगी ना किसी भी मशीन या औजार से उनके तो वो फट जाएगा। जिस मोटा होता है तो वो फटने का रिस्क नहीं होता, उससे लगने का रिस्क नहीं होता। अपैरल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ डेवलप हो रही है? इंडिया में स्टार्टिंग बतानी या फिर अभी का बताना है? प्रेजेंट टाइप में ऑल ओवर सभी स्टेट्स में है अपैरल इंडस्ट्रीज का। मेनली जैसे इसमें रीजन वाइज अलग अलग किया हो, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर सिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वेस्ट इंडिया में जूट का प्रोडक्शन, ईस्ट इंडिया में जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और अपने उत्तर भारत के अंदर कॉटन का इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो चाइना इतना क्यों डेवलप हो रहा है, क्या डिफरेंस है इंडिया और चाइना में? उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट किया है, और जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए उनका हैंडलूम में टेक्नोलॉजी दोनों मिक्स हो गए, फिर वो पॉजिटिवली जा रहे हैं। सांगानेर इंडस्ट्री की जो छपाई उद्योग था इसको बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, मतलब 20 साल पहले। हाँ छपाई उद्योग का जो एक्सपोर्ट था ना, मेनली जो जर्मनी से शुरू हुआ था वो, हाँ। बाकी फिर पूरे कंट्री को कर दिया। क्यों किया था? मेनली इसमें इन्होंने ना नेचुरल डाइज के नाम पे केमिकल यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए किया था शायद। अब क्या कर रहे हैं? ये वेजिटेबल डाइज पे वापस स्विच कर रहे हैं। उसी को कर रहे हैं। हाँ। एक भी थोड़ा सा आपसे अलग हट, ये ध्यान है कि नहीं आपको, चंपारण आंदोलन था, बिहार में चला था शायद। हाँ 1917 में। सफल हुआ था, कैसे सफल हुआ था? मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। होने की जो नील की थी, खेती। वो हाँ। मजबूरी कर रखी थी, हम्म, इतने पे नील हो गया। फिर गांधी जी ने 17 में आंदोलन किया तो मान गए अंग्रेज, उसका मानने का क्या कारण था? मेन तो अपने किसानों ने इसलिए विरोध किया था उसका, क्योंकि नील की खेती से हमारी जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए किसानों ने इसका विरोध किया था कि हम नील की खेती करने के बाद भी जमीन पे। बोले थे कि इतना करने से मान गए। नहीं, विरोध तो किया था ना, आंदोलन वगैरह हुए थे, उसके बाद में वो माने थे। इसके साथ साथ जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई अच्छा। रंग जो था ना, तो वो जो हाँ। इस पे डिपेंडेंसी थी वो उनकी खत्म होती कोलता डाइज। ये छोड़ो, या आंदोलन करने को राजी रहने दो। नायलॉन 66 क्या होता है? नाइलॉन 66 नाइलॉन का ही डेरिवेटिव होता है। फर्स्टली नाइलॉन 66 को ही डेवलप किया गया था। ये किससे बनाया जाता है? इसके मेन इंग्रेडिएंट कौन से जिनके रिएक्शन से नायलॉन तैयार होता है? एक सेकंड में याद कर लूं। पॉलीविनाइल क्लोराइड,
ये गलत है, मैं सही याद नहीं कर पा रही, एक सेकंड। स्टिचिंग से आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक आप एक्सप्लेन करेंगे क्या बोर्ड पे? एक सेकंड। देखें करिए। आज हम फैशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसके फैशन साइकिल, जब कोई भी नया गारमेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है उससे लेकर फाइनल रिजेक्शन तक की स्टेज जो होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फैशन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी गारमेंट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन तक पहुंचता है। फैशन साइकिल में 5 स्टेजेस को इंक्लूड किया जाता है। आप लिखते लिखते फैशन की डेफिनेशन बताइए। फैशन बेसिकली वो होता है जो एक टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है और मास पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। हर कोई गारमेंट फैशन नहीं बन सकता है। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। आप ग्राफ बनाओ सीधा, रफ नो ग्राफ में आप सारे स्टेजेस लिखो, अदरवाइज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ये एक्स एक्स होता है जो टाइम को डिनोट करता है। ये वाई एक्स होता है जो इसकी पॉपुलैरिटी को डिनोट करता है। क्लासिक की फैशन साइकिल लंबी होती है या छोटी होती है? क्लासिक की फैशन साइकिल लंबी होती है। और किसकी छोटी होती है? फेड। फैड। फेड नहीं, फैड। ओके। फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। ये ग्राफ यू के समान होता है, उल्टी यू के समान। अगर आपको नेहरू जैकेट का फैशन साइकिल बनाने के लिए बोले तो सेम रहेगा क्या? नहीं, क्या चेंज होगा? वो सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि वो ऑल ओवर हमेशा। नहीं, जो पीक आ रहा है हाँ। उस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो एक क्लासिक फैशन है और पहले वो नेहरू जैकेट के नाम से आ रहा था, अभी मोदी जी भी पहन रहे हैं। हाँ। सो क्या सेम होगा क्या? ये सही है अपने हाँ, आप में, पर हाँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या वो सेम रहेगा क्या? वो सेम नहीं रहेगा क्योंकि नेहरू जैकेट क्लासिक तो फैशन के चेंज अंदर। कहाँ होगा? पीक में कहाँ चेंज होगा? उसमें शायद पीक स्टेज नहीं है कि इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट स्ट्रेट ही straight रहेगा, हाँ। instant। अभी उसमें डिक्लाइन वाला स्टेज या ऑब्सोलेसेंस वाला स्टेज नहीं आएगा ही आएगा। हाँ। सेकेंड स्टेज होती है राइज स्टेज। थर्ड स्टेज होती है पीक स्टेज। नहीं। इसमें प्रोडक्ट अपनी मास डिमांड पे होता है, ये ब्रांडेड से लेकर के लोकल लेवल पे हर मार्केट पे सेल किया जाता है। देन फोर्थ स्टेज होती है डिक्लाइन स्टेज। इसमें प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि वो मास लेवल पर प्रोड्यूस होता था, पब्लिक उससे बोर होने लग जाती है। ठीक है। देन लास्ट स्टेज आती है रिजेक्शन स्टेज। अच्छा, प्राइसिंग में क्या चेंज रहता है हर स्टेज में? इंट्रोडक्टरी प्राइस क्या रहती है? इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस हाई लेवल पे होती है क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी एसेसरीज का यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेनली हाई क्लास के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मार्केट के अंदर। और राइज स्टेज के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी ये मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, उसकी रिव्यू चेक किए जाते हैं डिजाइनर्स के थ्रू। उसके बाद में इसकी कॉपीज बना के पीक स्टेज पे मास मार्केट पे सेल की जाती है। गुड, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ फैशन में जो चेंज आते हैं ना, हाँ, ये किन किन कारणों से आते हैं? एक सेकेंड। बैठिए। फैशन चेंज होता रहता है, हाँ, इसको करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मेनली तो डिमांड होती है, पब्लिक डिमांड। हम्म, सेकेंड ये होता है कि अपना क्लाइमेट कैसा है। हम्म। थर्ड ये होता है कि डिमांड क्लाइमेट। अभी दो कोई ही- ऑक्यूपेशन चेंज हो जाए उससे भी होता है क्या? हाँ, ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग अलग होती है। पहले खेती करते थे, हम्म, अलग उनको कपड़े की जरूरत थी, हाँ, बाद में नौकरी लग गई या कारखाने में काम करने लग गई तो भी चेंज हो जाता है। हाँ। ऑक्यूपेशन, हर ऑक्यूपेशन के लिए अलग क्लोथिंग डिजाइन की जाती है। अच्छा। जैसे कोई रेगुलर ऑफिस जाते हैं उनकी क्लोथिंग अलग होती है, या फिर जैसे कोई खेत में काम करते हैं उनकी क्लोथिंग अलग होती है। प्रोफेशन के हिसाब से क्लोथिंग अलग अलग होती है। नहीं, एक फैशन चल रहा है इस समय, है ना? हाँ, से इस समय क्या बोले हम, वाइड लेंथ जीन्स चल रही है ना, खुले। हाँ। सो सर का क्वेश्चन ये है कि वो फैशन क्यों चेंज होगा? क्या रीजन है? वो थोड़े दिनों में क्यों ऑब्सोलीट हो जाएगा? फैशन क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि पब्लिक की डिमांड चेंज हो जाती है। तो वो डिमांड क्यों डिमांड चेंज होती है? कोई करवाता है या होती है?
नहीं करवाता नहीं है, मेन ये होता है कि पब्लिक उसी प्रोडक्ट को देख देख के उनको ये लगता है कि हम अब कुछ नया ट्रेंड बोर हो देखें, जाते बोर हैं, हो जाते हैं। दैट इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एस्पेक्ट हाँ ऑफ चेंज इन फैशन, हम्म, दैट इज द फर्स्ट रीजन। फिर उसके बाद में आपके डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, या आपके Economic- फाइनेंशियल, वो सारे इकोनॉमिक रीजंस, जो भी बाहर का बिजनेस आमदनी में परिवर्तन हो एनवायरनमेंट गया तो नौकरी तो बढ़ सर जाती का है। क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए सर, मतलब एक करंट फैशन है, व्हाई इट गेट्स चेंज्ड ना, इस और यही सर इस इंडस्ट्री में कोई भी अगर ये फैशन इंडस्ट्री कोई डालता है हाँ तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मार्केटिंग का है कि अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी ना तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। और कहीं फॉरेन एक्सपोर्ट आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऐसे भी तो होते हैं ना इसमें। हाँ वो एक्सपोर्ट मार्केट में होता है, अच्छा, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों चलते हैं इसके अंदर। हाँ, तो वो भी रिस्क फैक्टर है। मान लो 1000 2000 आपने 1 लाख 2 लाख शर्ट्स का ऑर्डर कहीं से आ गया, उस पे मेनली तो जो उसकी क्या स्थिति रहती है जी? मान लो 1 लाख का ऑर्डर कोई इंग्लैंड में मंगवा रहा है शर्ट बनवा करके, तो उसकी क्या कंडीशंस होती है? पहले एडवांस देता है या? बायर से पहले एडवांस लिया जाता है, अच्छा, उसके बाद में वो डील फाइनल की जाती है। तो ये एडवांस का क्या मोड होता है? डायरेक्ट उसके खाते में आता है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी लेती है उसे? नहीं गवर्नमेंट RBI एजेंसी लेता होती है, है? मैं भी एक टर्म याद नहीं कर पा रही, उस टर्म के थ्रू ये होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है ना अपने, हम्म, वो बायर के बैंक के थ्रू डील करता है, उस साख पत्र बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर, हम्म, लेटर ऑफ क्रेडिट। हम्म, उस साख पत्र में ये मेंशन होता है, वो मतलब जो अपना निर्यातक होता है ना, उसको आयातक वाला बैंक ये श्योरिटी देता है कि जब आप ये एक्सपोर्ट कर दोगे ना तो उसके बाद में मैं आपके इस एक्सपोर्ट किए हुए माल की बिक्री वापस दूंगा। और फिर वो नहीं दे तो वो क्या करे फिर? फिर लीगलिटीज के थ्रू कार्रवाई की जाती है। कोई ऐसा घोटाला हुआ है क्या टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट में? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कोई ऐसा हुआ है क्या? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि कोई भी प्रोडक्ट जो पुराना हो जाता है वो वापस से फिर वापस ट्रेंड में कैसे आ जाता है? जैसे थोड़ा मजाकिया पूछता हूँ, वो एक गाना चलता था रेशम का रूमाल गले में डाल के, हाँ वापस से वो चलने लग गया, मेनली तो ऐसा क्यों? साइक्लिक तो फैशंस होते हैं जो हाँ, एक टाइम के बाद में वापस रिपीट होते हैं। तो ये क्या सेंटिमेंट चेंज होते हैं क्या? सेंटिमेंट्स चेंज पर होते हैं। पहले वो ऑब्सोलीट इसीलिए तो हुआ ना कि भाई लोगों के दिमाग से वो उसमें बोरिंग आ गया, हाँ फिर वापस जैसे आजकल पैंट्स चल रही हैं, हाँ जो ठीक है अमिताभ बच्चन पहले थोड़ी अमिताभ वो बच्चन पहनते चलते थे हैं, तो वो बेल बॉटम। वहाँ बेल बॉटम वो हाँ। वापस से वो आ गया, अच्छा, तो ये राजस्थान साइक्लिक फैशन चेंज क्यों, मतलब क्यों वापस से साइकिल में आ जाता फैशन है? होता ही साइक्लिक है, तो एक जैसे आज कुछ फैशन चल रहा है ना, तो वो आज के 50 साल बाद में 30 साल बाद में रिपीट होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वही नया लगने लग जाता है। हाँ अच्छा, राजस्थान में कोई ऐसी ड्रेस है क्या महिलाओं या पुरुषों में जो अब तक अपनी जगह बनाई हुई है? लहंगे ओढ़नी जो राजस्थानी महिलाएं पहनती है, और पुरुषों के अंदर धोती प्लस कुर्ता पजामा जो जेंट्स पहनते हैं हमेशा। कुर्ता पजामा तो था ही नहीं राजस्थान की ड्रेस। पैंट जो पहनते हैं, धोती जरूर थी, बगतरी है, धोतियाँ। बगतरी भी होती है ना, हाँ अचकन। अचकन बोलते हैं क्या उसको? हाँ एक बंडी भी होती है। बंडी जो दादाजी और पहनते हैं, हाँ, क्या होती है वो? वो प्योर मलमल से बनाई जाती है, मेनली वो गर्मियों में पहनने के लिए यूज करते हैं उसको। बनियान में और बंडी में क्या फर्क है? बनियान इनर गारमेंट होता है, बंडी आउटर गारमेंट होता है। नहीं, उसको भी नीचे पहनते थे। हाँ। नहीं नहीं, उसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट है बंडी का, बहुत सर ने सही क्वेश्चन पूछा, बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपने देखी है तभी आप कह रहे हो दादाजी और पहनते थे, यहाँ पे पॉकेट होता है बंडी के अंदर। बायस में कट होता है, बिल्कुल। हाँ उसकी एक कॉटन गारमेंट है, और ये पॉकेट वाला आपने बिल्कुल सही बताया, हाँ बट आप अगर ध्यान से देखेंगे बाकी का गारमेंट मुझे ध्यान नहीं है, पर फ्रंट तो उसका बायस में कट होता है, ताकि हम स्ट्रेट ग्रेन में कटिंग करते हैं ना हाँ। गारमेंट्स की, उसमें एक बायस ग्रेन का भी एक मैंने जो ड्रेस पहन रखा है, आप इसको क्विकली एक्सप्लेन करो, बहुत क्विकली। जी विदाउट कॉटन बना हुआ काफ्तान लाइक ड्रेस है, विदाउट क्या कॉलर। विशेषता है? नहीं, आप मेरी ड्रेस भी एक्सप्लेन मत करो, एक यूनिक फीचर मेरी ड्रेस का आपको क्विकली बताना है। मैंने इसमें ड्रेपिंग फॉर्म को यूज किया हुआ है। वेरी नाइस, दैट वाज द आंसर। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। एब्सोल्युटली, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ड्रेपिंग का, मैंने ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है। सो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेपिंग, ड्रेपिंग कौन से डिजाइनर ने इजाद किया था, या क्या है ड्रेपिंग? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पर वेस्टर्न आउटफिट का एक कॉन्सेप्ट मैंने ट्रूली इंडियन गारमेंट में इंडो इसको वेस्टर्न स्टाइल है ये। समझ कर गए। दिया। अच्छी बात है। जी बिल्कुल, है ना? ठीक है। तो आपका साक्षात्कार। एक मिनट, ठीक है, थैंक यू। अभी बेल करेंगे वापस आप? से लगा कि वहां तक बड़ा अच्छा नॉलेज है।
थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केटिंग में थोड़ा कम है। हाँ बिल्कुल, वो ट्रिप्स ट्रिम्स में आप आ गए थे जब मैंने अभी एक्सपोर्ट में पूछा कि कपड़े का कितना परसेंटेज अपना है, तो वहाँ पर ये राजस्थान बहुत का तो मेरे को पता है, लेकिन इंडिया का इतना पर नहीं। थोड़ा सा ये तो देखा मतलब जाए आप ना, 10 मिनट भी कोशिश करेंगे तो फैक्ट्स हैं जो आप पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज गवर्नमेंट प्रयास किए जा रहे हैं इसको प्रमोट जैसे करने के लिए। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने बनाए हुए हाँ, साथ है जो वो। भी एजेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर बेटा 7 टियर लेयर है जो गारमेंट एक्सपोर्ट को इंडिया से वो करते हैं। तो रिसर्च मतलब- ऑर्गेनाइजेशन नहीं नहीं, आप रिसर्च पे अटक गए हो। आप वहां पे भी मुझे, क्योंकि चूंकि पिछले पेपर में 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, वो सिलेबस में मेंशन भी है ना, तो सेकंड पेपर के 3 नॉलेज। अगर हम सिंपल बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रहा है इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो देयर इज टियर 1 मिनिस्ट्री से लेकर और आपका स्टेट गवर्नमेंट तक एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। और एक किस सर, देश को EP के कितना बारे में परसेंट बात किया कर जा रहे रहा है, हाँ। परसेंटेज जो है ना इसका, वो बताओ। रो कॉटन का भी, रो 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 क्या बोलते हैं, ग्रे यान भी सर अपन यान, देते उसको हैं, धागे भी दे रहे हैं और कच्चा माल भी दे रहे हैं ग्रे अपन। तो और जो वो इंडियन वाली इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम रह गई वो ये हो गई कि हम धागों का बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं। बाकी उसमें हाँ। उसको बुनने में भी यहाँ के कारीगर, बिल्कुल। यहाँ के कारखाने काम में आते हैं। एक ग्रे कपड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रे, ग्रे होता है, अनफिनिश्ड क्लॉथ होता हाँ, है, उसको ग्रे वीविंग से डायरेक्ट डायरेक्ट भेज देते हैं, वो ग्रे इंडस्ट्री तक अपन आया एक्सपोर्ट हुआ कर रहे हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। जबकि ये जापान वाले हैं ना, उसी उसी को फाइन करके और यहीं वापस मार्केटिंग में। हाँ, उसी की कीमत कई गुना बढ़ाते ग्रे हैं। क्लॉथ को फाइन कर रहे हो। हाँ, अच्छा, उसी ग्रे कपड़े को जो अपन भेजते हैं ना, हाँ। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है। दूसरी अपने यहाँ भी वो घसी पिटी मशीनें हैं, वहाँ एक आदमी हजारों जो है लूम को ऑपरेट कर लेता, कंप्यूटराइज सारी। हाँ, अपने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने यहाँ पे। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल वो रिसर्च नहीं कर रहे, रिसर्च चीज के अंदर। ठीक है सर। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स थी। एक तो बोलते टाइम थोड़ा सा स्पीड कम रखो, मतलब बहुत स्पीड, मतलब जो कोई जो आपको आता है, जी जो आपको आता है ना, वहाँ बिल्कुल स्पीड बुलेट ट्रेन से चल सुकून से बोले, मतलब वो थोड़ा सा आपका पर्पस नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस शो करवा देता है। नहीं, मेरी स्पीड शुरू से तेज नहीं, है। पर फिर भी थोड़ा सा मतलब रखे, है ना। एक क्वेश्चन सुनते टाइम कई बार मैंने देखा, आप हाँ हूँ अच्छा वो, मतलब 1-2 बार तो यहाँ तक अच्छा वो कह रहे हो क्या, ये आप किसी फ्रेंड से बातें नहीं कर रहे हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड के, मतलब चलो यहाँ तो एक फॉर्मल डिस्कशन सही है, वहाँ तो नंबर लेने हैं, है ना। ये थोड़ा मतलब सोच के, है ना। गलती हाँ। हो जाए तो आप उस पर भी मुस्कुरा जाते हो। हाँ, सॉरी सर, थोड़ा सिंसियर होते हुए सॉरी सर। और या तो हाथ का मूवमेंट जैसे मैम कर रहे थे वैसे प्रॉपर करें, या फिर जो अभी हाँ इस स्थिति में, या वैसे, या जो अभी जो हाँ ये ऐसे रखें, या जैसे कभी कभी आता है नॉर्मल फ्लो आता है तो वो केवल एक हाथ का वो तो ऑड लगता है, या तो प्रॉपर करें या फिर उसको रखें। मतलब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक क्वालिटीज बता सकता हूँ जो मेन इंटरव्यू बोर्ड, क्योंकि जी मेरा बहुत ही स्ट्रेस इंटरव्यू था, मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। तो जब मैंने बहुत इंग्लिश में पढ़ाया तो मुझे खुद आरपीएससी चेयरमैन ने कहा कि आप तो इंग्लिश बोलते हो। मैम जो आए थे उन्होंने भी कहा कि हमारे तो बच्चे हिंदी मीडियम के, आप तो बात ही नहीं कर सकते। तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से, मैंने सोचा बाकी पैनलिस्ट हुआ दे, मैंने सिर्फ आरपीएससी चेयरमैन की आंखों में आंखें डाल के बोला, मैंने कहा सर फैशन की कोई भाषा नहीं है, स्टिल आप बोलोगे मैं ये सब कुछ वापस हिंदी में बोल के दिखाऊंगी। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब अभी तो क्या है कि टाइम अपने पास कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, कभी आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना। सीम स्टिच में क्या अंतर होता है, स्टीम कैटेगरीज क्या है, क्योंकि अभी सारी बात अपनी टेक्सटाइल बेस पे चली गई, अभी हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली बात तो कर ही नहीं पाए आज की डेट में। बट यू नेवर नो वहां जाकर क्या हो। क्या होगा। जैसे सर ने नायलॉन की बात निकाली तो मेरा क्वेश्चन तुरंत चेंज हो गया, मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आया। यू नेवर नो व्हाट द पैनलिस्ट वुड से। एक ब्लंडर मैंने और महसूस किया आप में, क्योंकि मैं आपको वो सिली जो आप कर रहे हैं ना, मतलब मिस्टेक्स, उनके बारे में बता सकता हूँ कि जब सर ने कहा कि कुछ पढ़ाएंगे तो आपने सर कहा 1 सेकेंड रुको, ये मतलब आराम से आप उठते, आप मतलब पढ़ाने के लिए आप चले जाते, जी सर बस इतना, 1 सेकेंड रुकिए, वापस सर कह रहे हैं। जब सर ने एक बार आपको कह दिया रुकिए, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करवाती हैं, है ना। मैं सब्जेक्ट पे मैम ज्यादा आपको वो दे सकते हैं रिव्यूज, लेकिन बेसिक और ये जो मतलब जस्ट लाइक OLQs इन्हें कहते हैं, जस्ट लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक क्वालिटी, जैसे मैम में आपको नजर आता होगा, आ रहा होगा बोलते टाइम। नहीं वो ड्रेस की बात नहीं मैम, बोलने का वो तो। और वापस से जब सर ने एक बार आपको रोक दिया था कि बैठिए, तो फिर आप सर को तब का रुको एक बार, मतलब आगे
तो नहीं बोला कि आपका कहने मतलब रुको एक बार बोर्ड तो साफ करिए आओ। अरे भाई या तो परमिशन चलो, वो भी लीजिए। बोले तो फिर हाँ, उन्होंने जहां आपको स्टॉप कर दिया ना, हाँ। चाहे क्वेश्चन में चाहे किसी भी एक्टिविटी में, वहीं आप रुक जाइए या परमिशन लीजिए, सर अनुमति हो तो एक बार मैं इसको साफ कर देती इसको हूँ। एक्सप्लेन कर दूं, हाँ। इसको ये साफ कर दूं। और फिर तुरंत वो मतलब वो एक चीज शो करता है कि हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और दोनों बार आप न्यूज के एक सेकंड रुको। जैसा वो कह रहे हैं ना, जैसी उनकी इच्छा उसको फॉलो कर। ठीक है, ठीक बाकी है, all the बाकी best, आपका इंटरव्यू अच्छा अच्छा होगा। बात मैम से तैयारी टच में बहुत रहिएगा, अच्छी है। मैम कुछ आपको तैयारी और बहुत इंसाइट ही दे अच्छी सकती हैं। है। आउटस्टैंडिंग सर, परफॉर्मेंस था। अभी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, टू बी वेरी फ्रैंक। बस भगवान करे आप इसको मेंटेन रख लें उस दिन तक। ठीक है, थैंक ठीक है, यू। थैंक यू। ठीक है सर। ये नहीं, पर अभी सर क्या आज अपन सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स नहीं ले पाए, डजंट मैटर। उन पे आप मैम से आप बात मैडम से